नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10वीं का हिंदी का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 201 है। ये पेपर अक्टूबर 2023 का है और ये सेट सी है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। सामान्य अनुदेश। 1. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2. कृपया प्रश्नपत्र को जांच लें कि प्रश्नपत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। 4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। 5. उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 6. अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नपत्र की कोड संख्या 58 OS 58 सेट सी लिखें। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और ये 100 नंबर का पेपर होगा। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि आज पर्यावरण पर मंडराते खतरे के लिए हम किस सीमा तक उत्तरदायी है। उसे बचाने के लिए हमें कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर आज पर्यावरण पर मंडराते खतरे के लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रकृति में पेड़, नदी, पहाड़ और हवा जो हमारे मित्र हैं, आज हम उनके ही दुश्मन बन चुके हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम पेड़ काटकर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन में कमी और हवा जहरीली होती जा रही है। इसलिए ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। अथवा आह्वान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हमारे देश की अनेकता हमारे देश की एकता में बाधक नहीं है। उत्तर: आह्वान कविता के अनुसार हमारे देश में लोग अलग अलग जातियों और संप्रदायों या वर्गों में बंधे हुए हैं, किंतु हम सब भारत में रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं। हम सब एक हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए हमारे देश की अनेकता हमारे देश की एकता में बाधक नहीं है। 2. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25-25 शब्दों में लिखिए। का कवि रहीम के अनुसार कोयल मेढक की वाणी सुनकर चुप हो जाती है। यह कोयल और मेढक किसके प्रतीक हैं? उत्तर: कवि रहीम के अनुसार कोयल मेढक की वाणी सुनकर चुप हो जाती है। यह कोयल समझदार व्यक्ति और मेढक मूर्ख व्यक्ति का प्रतीक है। हाँ। बीती विभावरी जागरी कविता में कवि ने प्रकृति की किन गतिविधियों का उल्लेख किया है? उत्तर: बीती विभावरी जागरी कविता में कवि ने प्रकृति की गतिविधियों का उल्लेख किया है। तारे आकाश में डूबने लगे हैं, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है, मंद मंद पवन बह रही है, लताएं रसीली हो गई है। इन सब गतिविधियों को सजीव बनाने के कवि ने मानवीकरण का आश्रय लिया है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कवि ने सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करना का प्रयोग क्यों किया है? इस विवाह का वर्णन कवि ने कैसे किया है? क्योंकि सरसों फूलने पर पूरा खेत पीला हो जाता है। वहां उसका दूल्हा चना गुलाबी पगड़ी पहने पहले से ही विवाह के लिए तैयार बैठा है। गा उनको प्रणाम कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर: उनको प्रणाम कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि भले ही हम संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हम जरूर सफल होंगे। 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। का उनको प्रणाम कविता में किन लोगों के प्रति आदर भाव प्रकट किया है? उत्तर: उनको प्रणाम कविता में कवि ने उन लोगों के प्रति आदर भाव प्रकट किया है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन साधारण होने के कारण सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इसी जगाओ कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने सूरज को मनुष्य को जगाने का काम क्यों दिया है? उत्तर: क्योंकि सूरज हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है, जो इस संसार को प्राणवान बनाने के लिए अनिवार्य है। इसलिए सूरज को मनुष्य को जगाने का काम दिया गया है। गा बूढ़ी पृथ्वी का दुख
कविता में कवियत्री के अनुसार हमें किसकी चीत्कार महसूस करनी चाहिए और क्यों? उत्तर, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। कविता में कवियत्री के अनुसार हमें प्रकृति की चीत्कार महसूस करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का प्रकृति विरोधी रवैया स्वार्थ पर आधारित है। इसमें यह संकेत है कि प्रकृति पर आया संकट एक दिन व्यक्ति पर भी आएगा। कवि जयशंकर प्रसाद के लो यह लतिका भी भर लाई कथन में कौन सा अलंकार है? उत्तर, कवि जयशंकर प्रसाद के लो यह लतिका भी भर लाई कथन में मानवीकरण अलंकार है। हमारे समाज में आजादी को किन संदर्भों में देखा जाता है? कविता में आजादी का अर्थ यह नहीं बताया है कि बेकार काम इधर उधर घूमने को आजादी कहते हैं। आजादी का अर्थ कर्म से जोड़ दिया गया है। अतः जो व्यक्ति कर्म करता है वही आजादी भोगने का अधिकार रखता है। क्या कवि वृंद ने जड़मती होत सुजान दोहे के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में चतुरता पाना चाहता है तो उसे निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो जाता है। 4. निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि के नाम का उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करता सुभाए। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि का नाम संत कबीर है। काव्य सौंदर्य। कवि के अनुसार हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए जो हमें हमारी कमियां बताता रहे, जिससे हम उसका लाभ उठा सके और अपनी कमियों को दूर कर सके। यह दोहा छंद है। निंदक नियरे में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ आत्मबोध और विश्लेषणात्मक चिंतन को उभारा गया है। अथवा जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम, देव के सिर दोष अपना मर रहे। पर कर्म तेल बिना कभी विद्य दीप जल सकता नहीं है देव क्या, साँचे बिना कुछ आप डल सकता नहीं। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के आह्वान नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि का नाम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है। काव्य सौंदर्य। इस अंश में कवि ने कर्म को श्रेष्ठ बताया है। उसने परिश्रम या कर्म के महत्व को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। यहाँ कर्म और विधि उपमेय है और तेल और दीपक उपमान है। यहाँ उपमेय और उपमान के एकरूप के कारण रूपक अलंकार है। 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क ऊंचे कुल का जनमिया करनी उच्च न होई, सुबर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। कबीर के अनुसार मनुष्य की पहचान किससे होती है? ए कुल, बी कर्म, सी जाति, डी वर्ण। उत्तर, बी कर्म। ख आह्वान कविता के माध्यम से कवि किसे जगाकर कर्म और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है? ए अंग्रेजों को, बी पशु पक्षियों को, सी जनता को, डी प्रकृति को। उत्तर, सी जनता को। ग आजादी कविता के आधार पर बताइए कि शागिर्द ने किसे आजादी नहीं कहा? ए नन्हा सा बछड़ा, बी चिड़िया, सी रेलगाड़ी। उत्तर, ए नन्हा सा बछड़ा। घ चंद्रघन्ना से लौटती बेर कविता में कवि ने अलसी के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? ए हठीली, बी लाल, सी गर्वीली, डी मोटी। उत्तर, ए हठीली। डा इसे जगाओ कविता के आधार पर क्षिप्र शब्द का आशय समझाए। ए जो हमेशा सोता रहता है, बी जो किसी की नहीं सुनता है, सी जो सपने देखता है, डी जो अवसर को नहीं चूकता। उत्तर, डी जो अवसर को नहीं चूकता। 6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। क निबंध की रूपरेखा बनाते समय क्या करना चाहिए? उत्तर, निबंध की रूपरेखा बनाते समय प्रमुख विषय के बिंदु और उपबिंदु बना लेने चाहिए। क पत्र में पते और तिथि का क्या महत्व है? उत्तर, पत्र में पता तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि पत्र पाने वाले को पता लग जाए कि पत्र कब लिखा गया है और कहाँ से आया है। ग अंधेर नगरी नाटक के आधार पर बताइए कि नगर के लोग मोटे क्यों नहीं होते थे? उत्तर, अंधेर नगरी नाटक के आधार पर नगर के लोग इसलिए मोटे नहीं होते थे। उत्तर, अपना पराया से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? से लेखक स्पष्ट करना चाहता है
कि शरीर तंत्र में स्थित कुछ मित्र और कुछ शत्रु प्रतिक्रिया होती है, जिनमें से कुछ शरीर को लाभ पहुंचाती है और कुछ नुकसान। अर्ध समाचार में सब हेडिंग उपशीर्षक क्यों दिया जाता है? उत्तर, समाचार का मुख्य शीर्षक पढ़ने के बाद पाठक में जिज्ञासा पैदा होती है कि वह पूरा समाचार जल्दी पढ़ ले। इसे ही समाचार का उपशीर्षक कहा जाता है। एक समाचार में कई उपशीर्षक होते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के आधार पर बताइए कि हमारी भाषा में स्व का बंधन अनायास क्यों आ गया? उत्तर, हमारी भाषा में स्व का बंधन अनायास इसलिए आया क्योंकि यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और यह संस्कार रूप में हमारे भीतर बसा था। सुखी राजकुमार की दूसरी मूर्ति लगवाने की बात आई तो मेयर ने क्या इच्छा प्रकट की? उत्तर, दूसरी मूर्ति लगवाने के बाद चली तो मेयर ने राजकुमार की प्रतिमा की जगह अपनी मूर्ति लगाने की इच्छा प्रकट की। 7. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, यह गद्यांश बहादुर पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अमरकांत है। निर्मला ने रिश्तेदार के किस प्रपंच को उजागर किया है? निर्मला ने रिश्तेदार के बारे में बताया कि वे तो धोखेबाज है। जब घर आते हैं तो इसे तरह की कहानी बनाते हैं कि कहीं बच्चों को कुछ देना न पड़ जाए। वे तो बहादुर पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे। गद्यांश की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, इस कहानी की भाषा प्रभावपूर्ण है। छोटे छोटे वाक्य है जिनसे कहानी में गति आ गई है। प्रपंच रचना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है धोखा देना। देशज शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे लाज छिपाना, होड़ रहा, छान आदि। प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग है। अथवा शाम हो गई, खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबिले आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो 2 खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा 2-3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। मारे उमग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, यह गद्यांश शतरंज के खिलाड़ी पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र है। मिर्जा के मन में प्रतिकार की भावना उग्र क्यों होती जा रही थी? उत्तर, मिर्जा सज्जाद अली शतरंज के खेल में पूरी तरह लीन थे। वे 2-3 बाजी लगातार हार चुके थे। खेल जीतने के लिए खेल रहे थे, पर चाल बेढब पड़ जाती थी। हार रहे थे, पर हार की झेप मिटाने को मीर की गाई गजलों की दाद भी दे रहे थे। हाथ से बाजी निकलने पर झुंझला जाते हैं। इस गद्यांश की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, इस गद्यांश की भाषा मुहावरेदार है, सूक्ति परक है, अरबी फारसी शब्दों से युक्त है, वाक्य सरल और सरस है, चित्रात्मक भाषा है, डटे रहना, खून के प्यासे मुहावरों का प्रयोग है, भाषा में काव्यात्मकता है। जैसे उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गा रहे थे, चुटकियां ले रहे थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग है, भाषा में रवानगी है और वर्णात्मक शैली है। 8. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। छोटे बच्चों से काम करवाना कानून की नज़र में अपराध है, फिर भी हजारों बच्चे इस तरफ धकेल दिए जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? लिखिए। उत्तर, क्योंकि छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है, इसलिए यदि आप कहीं भी छोटे बच्चों को काम करता देखें, जैसे चाय की दुकान, फैक्ट्री आदि, तो सबसे पहले आप इसकी शिकायत पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं। फिर मालिक के खिलाफ चाइल्ड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएं, जिससे उसे इसकी सजा मिल सके। इसके साथ ही बच्चे को मुक्त करार कर किसी अनाथालय में भर्ती करा दे, जहां उसकी अच्छी परवरिश अच्छे प्रकार से हो सके।
बछेंद्री पाल ने अपनी आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करते हुए जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अगर आपके सामने ऐसी कोई समस्या आएगी तो आप उसका हल किस प्रकार निकालेंगी? उत्तर, बछेंद्री पाल ने अपनी आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करते हुए जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया क्योंकि उसका हौसला बुलंद था। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। इसलिए यदि आपको कुछ पाने की चाह है तो उसे पाने में अपना सब कुछ झोंक दो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहो। आज के युग में हर देश अधिकाधिक और विकसित अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? इससे आगे आने वाली पीढ़ियों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? लिखिए। उत्तर, क्योंकि हमारा जीवन प्राकृतिक पर्यावरण पे आधारित है। हमारा जीवन जीने के लिए हमें हवा पानी की जरूरत होती है। ऐसे में यदि आप विकसित अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं तो इससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। हवा प्रदूषित हो जाती है, जानलेवा बीमारियों का जन्म होता है और मानव जीवन अंधकार की ओर अग्रसर हो जाता है। एड्स के मरीजों के साथ लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। लोगों में इस बीमारी के बारे में फैले भ्रम को आप कैसे दूर कर सकते हैं? अपने प्रयासों के विषय में लिखिए। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एड्स नामक बीमारी साथ बैठने या छूने से नहीं होती है, क्योंकि लोगों को अभी तक इस बीमारी के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग एड्स पीड़ित व्यक्ति से बचते हैं। यह बीमारी असुरक्षित यौन संबंध बनाने तथा संक्रमित खून के आदान प्रदान से होती है, इसलिए हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क, बालक किशोर ने बहादुर को डंडे से क्यों मारा? ए, खाना न मिलने पर। बी, कपड़ों की धुलाई न होने पर। सी, साइकिल की सफाई न होने पर। शरीर पर मालिश न करने पर। उत्तर, सी, साइकिल की सफाई न होने पर। को गिल्लू पाठ के आधार पर बताइए कि हमारे पुरखों को धरती पर किस जीव के रूप में अवतरित होना पड़ता है? बी, काक। सी, हंस। डी, मयूर। उत्तर, बी, काक। मदर तेरेसा कहाँ नौकरी कर रही थी? ए, कोलकाता नर्सिंग होम में। बी, एक अस्पताल में। सी, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। डी, रॉबर्ट मिशनरी होम में। उत्तर, सी, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। जी, कल्पना चावला ने अपनी कक्षा की परियोजना में किस ग्रह को दर्शाया था? ए, बुध। बी, शुक्र। सी, शनि। डी, मंगल। उत्तर, डी, मंगल। एक सुखी राजकुमार की प्रतिमा में आंखों के स्थान पर क्या लगे हुए थे? एक, 2 हीरे। बी, 2 चमकदार पन्ने। सी, 2 चमकदार नीलम। डी, 2 सोने के सिक्के। उत्तर, सी, 2 चमकदार नीलम। फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है? ए, सूचना। बी, स्रोत की जानकारी। सी, फोटो। डी, संपादक के विचार। उत्तर, ए, सूचना। 10 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लगभग 20-20 शब्दों में लिखिए। अपना पराया पाठ के आधार पर बताइए कि वातावरण में व्याप्त असंख्य रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयत्न क्यों करते हैं? उत्तर, अपना पराया पाठ के आधार पर व्याप्त असंख्य रोगाणु हमारे शरीर में इसलिए प्रवेश करना चाहते हैं ताकि उन्हें वहां न केवल आश्रय मिले अपितु भोजन भी प्राप्त कर सके। ख, अंधेर नगरी नाटक का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक पसंद आया और क्यों? उत्तर, अंधेर नगरी नाटक का गोवर्धन दास पात्र सबसे अधिक पसंद आया क्योंकि यह चरित्र आम भारतीय नागरिकों की उस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने अपने छोटे सुखों के खातिर व्यवस्था की मनमानी को आंखें बंद कर सह लेता है। गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका कब और कैसे निभाई? उत्तर, जब लेखिका अस्वास्थ्य हो जाती है तब गिल्लू उसके तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से धीरे धीरे उसके सर को खुजलाता है। घ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने मदर टेरेसा से फ्रांस के बारे में क्या पूछा? उत्तर, मदर टेरेसा से लेखक ने पूछा कि फ्रांस को तो हिटलर ने कुचला, फिर भी आप क्रिस्टहेल्ड के साथ क्यों काम कर रही है? टे, सुखी राजकुमार, कहानी में लोहा गलाने वाले मिस्त्री को क्या हैरानी हो रही थी? उत्तर, लोहा गलाने वाले मिस्त्री को हैरानी यह हो रही थी कि वह टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी में लाख कोशिशों के बाद भी पिघल नहीं पा रहा था।
अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 905205097।